तो हमने नाम रखा है बैटल ग्राउंड महाराष्ट्र। हम समझते हैं कि ऐसे तो पूरा चुनाव इस वक्त बीजेपी के लिए आसान दिखता है, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने टुकड़े, इतने ग्रुप, इतने अलायंस बन गए हैं कि हमको हिसाब किताब रखने में मुश्किल हो रही है। देखिए, टुकड़े और ग्रुप्स का कोई सवाल नहीं है। ये जो चुनाव है इसमें दो खेमे हैं, एक मोदी जी को चाहने वाला खेमा और एक मोदी जी को विरोध करने वाला खेमा। और लोगों ने मन में तय कर लिया है, कोई भी पार्टी रहे, कोई भी सिंबल रहे, जो मोदी जी के साथ है उसको लोग वोट करेंगे, जो मोदी जी का विरोधी है उसको लोग रिजेक्ट करेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप दो ही खेमे याद रखिए, मोदी जी के साथ कौन है और मोदी जी के विरोध में कौन है, बस। जब ऐसा क्लियर खेमा बन गया है तो और थर्ड टाइम इनकम्बेंसी में ऐसी प्रो इनकम्बेंसी कम देखी जाती है। ऐसे में बीजेपी के लिए तो ये मौका था कि इस बार एकला चलो रे कर लेते। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पहली बार इतनी प्रो इनकम्बेंसी हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक व्यापक विचार किया है। एनडीए में जो लोग हमारे साथ आए, हमने उनको हमेशा संभाला है। लोग जो हमसे दूर गए, वो उस समय की उनकी जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी, जो अवस्था थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्वार्थ के कारण हमारे से दूर गई। हमने कभी किसी को दूर नहीं किया है। और महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी हमारे साथ आए हैं, हमारे एलाइज हैं, तो उनको साथ में लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। जी, अब सबसे बड़ी जिज्ञासा लोगों में ये है कि अब आपके अलायंस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। और ये भी अजीब है कि बंटवारा और अलायंस का सारा पूरा हुए बिना, अनाउंसमेंट के बिना, बीजेपी ने तो अपने कुछ कैंडिडेट भी घोषित कर दिए। देखिए, हम लोग साथ में बैठे, 80% सीटों पर हम लोगों ने अपना मत बना लिया। तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई, जो सीटें शिवसेना के हिस्से में आई, जो अजित पवार जी के एनसीपी के हिस्से में आई, तीनों ने मिलकर तय किया कि अब इन सीटों पर हम लोगों ने सहमति बना ली है। जिस पार्टी को जब चाहे अपने अपने सहूलियत के हिसाब से वो उम्मीदवार घोषित कर सकता है। जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, जिस पर चर्चा अटकी है या जिसके ऊपर अभी डिस्कशन हो रहा है, उस पर कोई डिक्लेयर नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। शिवसेना चाहेगी वो भी, जिन सीटों पर दोनों पार्टियों ने उनको सहमति दी है कि भैया आपकी सीटें वो कर सकती है, और जिन पर एनसीपी को हमने सहमति दी वो भी कर सकती है। ये मान लिया जाए मोटे तौर पर कि 48 में से 30 सीटें बीजेपी लड़ रही है, बची हुई में 2 पार्टियों को बांटेंगे। जी नहीं, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है? इससे कम होंगी क्या? देखिए, अभी इस प्रकार से बात करना ये अलायंस के धर्म में नहीं बैठता। ओके, एज अ प्रिंसिपल समझने के लिए कि लोकसभा में बीजेपी को बड़ा हिस्सा मिले और विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टियों को बड़ा हिस्सा मिल जाए, ये फॉर्मूला, थंब रूल तो सही है? ऐसा भी कोई थंब रूल नहीं है। ऐसा है, अभी इस अलायंस में हम लोग विधानसभा में 115 है, शिवसेना 40 + 10 50 है, अजीत दादा 42-43 है। तो इसलिए आज भी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी हम है। और ये तो नहीं हो सकता कि हम बड़ी पार्टी से छोटी पार्टी बने। तो ये हमारे दोनों पार्टनर भी समझते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, दोनों का पूरा सम्मान रखा जाएगा और पूरे सम्मान के साथ हम लोग विधानसभा का भी अलायंस करेंगे। तो ये सेम ग्रुप जो बना हुआ है, ये विधानसभा में यही शेप रहने वाला है? बिल्कुल यही शेप रहेगा, यही ग्रुप रहेगा, साथ में लड़ेंगे और विधानसभा भी चुनकर आएंगे। बिल्कुल। बहुत सारी चर्चा है कि अभी भी आप अलायंस पार्टनर और ढूंढ रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर भी एक और कोशिश हुई है और आजकल राज ठाकरे की बड़ी चर्चा है। पहली बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे जी पर कोशिश करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके, तो आप ये दिमाग में रख लीजिए, वो कोई कोशिश कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है। हमारी तरफ से कोशिश की गुंजाइश नहीं है, करने का कारण भी नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से भूमिकाएं ली है, एंटी मोदी जी की भूमिका, और अब तो मुझे बहुत इस बात का दुख है। देखिए, राजनीति तो अपनी जगह, इस बात का दुख है कि वोट की राजनीति में धीरे धीरे
सूडो सेक्युलर अपीजमेंट की राजनीति में उद्धव ठाकरे पहुंच गए और उन्होंने सीए को विरोध कर दिया। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या सच में बाळा ठाकरे जी के बेटे कि जो सीए का विरोध करते, सीए का विरोध उन्होंने कर दिया परसों भाषण में अपने। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब खेमे बढ़ चुके हैं।